इस वीडियो में हम लोग भारतीय उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे। अभी पिछले कुछ टाइम से जो घटनाक्रम बहुत तेज़ी से घटा है, जिसमें भारत के उपराष्ट्रपति जो जगदीप धनखड़ थे, उनका स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा, और उसके बाद नए चुनाव की घोषणा, और अभी जो है एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन और इंडी गठबंधन की तरफ से सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया गया है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में इंडियन वाइस प्रेसिडेंट, जो कि भारतीय फेडरलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं, उनके बारे में जानना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो इसके साथ साथ हम लोग इनके बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि भारतीय उपराष्ट्रपति जो है, उनकी भारतीय संघवाद में इंडियन फेडरलिज्म में क्या भूमिका है, उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या क्या वो फंक्शन करते हैं, उनका चुनाव किस तरीके से है, क्या क्या पावर उनको असाइन की गई है, इसके अलावा किस तरीके से वो अपना पद छोड़ते हैं, किस तरीके से उनको पद से निकाला जा सकता है, और इसके अलावा भारतीय उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया है, और जहाँ से लिया है उसके मुकाबले में भारतीय जो उपराष्ट्रपति है उनकी कितनी शक्तियाँ उनको दी गई है। तो ये सब हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो पे जब हम देखते हैं तो भारतीय उपराष्ट्रपति जो है, इनका वर्णन आर्टिकल 63 से आर्टिकल 71 तक है। भारतीय उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, क्योंकि भारत का संविधान जो है वो बहुत से देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करके बनाया गया है, और उसके अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें हमको ठीक लगी उनको एज इट इज़ या फिर भारतीय जो सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग जो भी कस्टमाइज करके उसको फिट किया गया है। और ये भारतीय उपराष्ट्रपति का पद हिरार्की के क्रम में, यानी कि पद वरीयता के क्रम में दूसरा सर्वोच्च पद है, जो कि भारतीय राष्ट्रपति के बाद आता है। अब बात की जाए भारतीय उपराष्ट्रपति बनने के लिए, वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस एक आदमी के पास होने चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है। कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में क्लियरली मेंशन करता है कि वो भारत का नागरिक हो और उसकी आयु 35 साल होनी चाहिए। तीसरी एलिजिबिलिटी इस क्रम में ये है कि वो राज्यसभा का सदस्य बनने की सारी योग्यता यानी कि एलिजिबिलिटी रखता हो, क्योंकि भारतीय उपराष्ट्रपति जो है अमेरिकन काउंटर पार्ट की तरह जो सर्वोच्च सदन है, यानी कि जो राज्यसभा है, उसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन पदेन सभापति होता है। तो एक सभापति होने के नाते उसके पास वो सारी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए जो एक मेंबर बनने के लिए हो। उसके बाद चौथी जो कंडीशंस हैं वो इसके अंदर ये है कि भारतीय उपराष्ट्रपति को कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी कि लाभ का पद नहीं धारण करना चाहिए। वो लाभ का पद केंद्र सरकार यानी कि यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार, या इनकी कोई भी स्टैब्लिशमेंट जैसे कि केंद्र या राज्य सरकार के अंडर में कोई भी उसकी अंडरटेकिंग है, कॉरपोरेशन है, बॉडी है, उसमें उसके लाभ का पद नहीं होना चाहिए। और अगर पहले तो ये बात है कि उसे किसी भी सदन का, चाहे संसद हो या किसी राज्य की विधानसभा या विधान परिषद हो, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडी का मेंबर उसको नहीं होना चाहिए, एमपी या एमएलए। और अगर वो है तो जिस दिन से वो उपराष्ट्रपति के पद पे निर्वाचित होंगे या अपने यानी कि अपना पदभार ग्रहण करेंगे, चार्ज लेंगे, तो उस दिन से ऐसा मान लिया जाएगा कि उन्होंने वो एमपी या एमएलए के पद को छोड़ दिया है। उसके बाद ये बात नोट करने लायक है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या मिनिस्टर यानी कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर या मिनिस्टर, अगर कोई भी कैंडिडेट इन पदों पर है तो इन्हें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना मानते हुए उसे इनएलिजिबल नहीं करार दिया जाएगा। यानी कि ये चारों पद पर कोई व्यक्ति है और वो इलेक्शन लड़ रहा है तो ये उसकी अयोग्यता का मापदंड नहीं बनेंगे। उसके बाद बात करते हैं इलेक्शन प्रोसेस की, कि उपराष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव जो है वो एक इनडायरेक्ट इलेक्शन है। इनडायरेक्ट इलेक्शन यानी कि वो कोई भी चुनाव जिसके अंदर जनता सीधा मत नहीं डालती और जनता के द्वारा चुने गए उनके प्रतिनिधि यानी कि एमपी वोट डालते हैं, तो ये एक इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ। और इसके जो इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा
यानी कि जो निर्वाचक मंडल है उसके अंदर संसद के दोनों सदनों के सभी एमपी जो है वो शामिल होते हैं। और इस जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है वो राष्ट्रपति के चुनाव से इन दो मायनों में अलग है। सबसे पहली बात तो कि जहां राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की जितने भी एमएलएज हैं और संसद के जितने एमपीज हैं वो वोट करते हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में राज्य के निर्वाचक मंडल का यानी कि एमएलए का कोई रोल नहीं होता। और दूसरी बात, राष्ट्रपति के चुनाव में जो नॉमिनेटेड यानी कि मनोनीत एमपी हैं दोनों सदन के वो वोट नहीं डालते, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में सदन के चाहे वो इलेक्टेड या नॉमिनेटेड कोई भी एमपीज हो वो वोट डालते हैं। इसके अलावा 15,000 रुपये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के पास एक सिक्योरिटी डिपॉजिट करवानी पड़ती है। अगर कुल वैध मतों का जो वैलिड वोट है उनका 1/6 अगर कैंडिडेट नहीं प्राप्त कर सकते हैं तो उनकी सिक्योरिटी यानी कि जमानत जो है वो जब्त हो जाती है। इसके अलावा एक कंडीशन ये भी है कि किसी भी कैंडिडेट के नॉमिनेशन फाइल करने के लिए उसको 20 प्रपोजर और 20 सेकेंडर यानी कि 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक उनकी ज़रूरत पड़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी आदमी जिसको वाइस प्रेसिडेंट का एक कैंडिडेट घोषित किया जाना है, 20 एमपीज पहले उसके नाम का एक प्रस्ताव लेके आते हैं और उसके बाद 20 एमपी उसका अनुमोदन करते हैं यानी कि उसका समर्थन करते हैं, तब जाके उसे उपराष्ट्रपति पद का एक कैंडिडेट माना जाता है। ये बात यहाँ ऐसे भी स्पष्ट होती है कि अभी 68 लोगों ने जो है वो नॉमिनेशन फाइल किया था, लेकिन जिसके अंदर सिर्फ 2 लोगों का ही नॉमिनेशन जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट किया है, क्योंकि बाकी जो 66 उम्मीदवार थे उनको प्रस्तावक और अनुमोदक यानी कि प्रपोजर और सेकेंडर नहीं मिले। अब बात करते हैं कि वोट किस तरीके से इसका कास्ट किया जाता है। तो वोट जो है वो प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा लागू किया जाता है। ये पद्धति क्या है या ये किस तरीके की प्रोसेस है, इसके बारे में हम लोग एक सेपरेट या अलग से एक वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस वोटिंग के दौरान कोई भी पार्टी वो व्हिप जारी नहीं कर सकती और इसके अंदर दिया गया जो मत है वो सीक्रेट वोट होता है यानी कि गुप्त मतदान होता है। जिस तरीके से हम लोग एमपीज या एमएलए या ग्राम पंचायत में वोट करते हैं उसी तरीके से गुप्त मतदान है। और यहाँ पे अगर कोई भी आदमी या कोई भी किसी पार्टी का एमपी अपनी पार्टी लाइन से अलग मतदान करता है तो वो एंटी डेफेकेशन लॉ यानी कि दल बदलू कानून के तहत उसे दोषी नहीं माना जाएगा। और ये सब कार्य जो इलेक्शन है ये कार्य देखता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय निर्वाचन आयोग, जो आर्टिकल 324 के तहत एक कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक संस्था है। अब बात करते हैं कि इसके बारे में जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, उन्होंने ये कहा था कि भारतीय उपराष्ट्रपति कई मायनों में अपने अमेरिकन काउंटर पार्ट से अलग है, यानी कि उसको शक्तियाँ कम दी गई है। वो इसलिए कम दी गई है क्योंकि भारत का जो वाइस प्रेसिडेंट है, उपराष्ट्रपति है, उसके अपने पद के अनुरूप कोई खास काम नहीं दिया गया है, यानी कि बहुत कम शक्तियाँ हैं उसके पास, बहुत कम काम है। और कभी कभी मतलब बहुत रेयरली ऐसा होता है कि वो भारत का राष्ट्रपति बने एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में, और जब वो ऐसा बनता है तो वो भी बहुत लिमिटेड टाइम के लिए बनता है यानी कि 6 महीने के लिए। तो बड़े डिफरेंशियल यानी कि विभेदक तरीके के इसमें प्रोविज़न डाले गए हैं। अब बात करते हैं ओथ एंड अफर्मेशन से, यानी कि जो जब शपथ लेता है कोई भी उपराष्ट्रपति, जब वो निर्वाचित हो जाता है तो या तो वो राष्ट्रपति के सामने या फिर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति है उसके सामने वो शपथ लेता है। और भारतीय उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा की और अपने कर्तव्यों के श्रद्धापूर्वक पालन करने की शपथ लेता है। क्योंकि ये जो है CAPF असिस्टेंट कमांडेंट या NDA जैसे एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है
तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि उपराष्ट्रपति किसकी शपथ लेता है। उसके बाद बात करते हैं कुछ शर्तें जो कॉन्स्टिट्यूशन में रखी गई हैं उपराष्ट्रपति के लिए। वो ये है कि वो एमपी और एमएलए नहीं होगा, और अगर वो है तो जिस दिन से वो निर्वाचित हुए हैं, यानी कि उन्होंने अपना चार्ज ग्रहण किया है, पदभार ग्रहण किया है, तो उस दिन से ऐसा मान लिया जाएगा कि उन्होंने एमपी या एमएलए के पद से इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद बात करते हैं टर्म ऑफ ऑफिस की, कि कार्यकाल कितना रहेगा। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, यानी कि जिस दिन से उन्होंने अपने ऑफिस में एंटर किया है, अपना चार्ज लिया है, कार्यभार ग्रहण किया है, उस तारीख से 5 वर्ष तक के लिए वो भारत के उपराष्ट्रपति रहे। इससे पहले अगर कोई ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं तो वो 5 वर्ष से पहले भी अपना त्याग पत्र यानी कि रेजिग्नेशन दे सकते हैं, और वो रेजिग्नेशन संबोधित किया जाता है प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के नाम। कुछ और मेथड भी हैं जिससे पहले कि उपराष्ट्रपति का पद जो है वो रिक्त हो सकता है, वैकेंट हो सकता है, उनको यानी कि रिमूव भी किया जा सकता है। और रिमूव करने के लिए रिमूव करने की शक्ति, पावर जो है वो निहित होती है राज्यसभा में। और इसका प्रोविज़न ये है कि राज्यसभा अगर इफेक्टिव मेजोरिटी से कोई रिजोल्यूशन पास कर देती है, प्रस्ताव, और उस प्रस्ताव का लोकसभा समर्थन कर देती है, तो ऐसा मान लिया जाता है कि उस प्रस्ताव के पारित होने के दिन से, समय से उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, यानी कि उनको हटा दिया जाता है। अब यहाँ पे एक कीवर्ड है इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब होता है कि सदन की जितनी भी संख्या है उसके आधे से एक ज़्यादा, यानी कि अभी हमारे मान के चलते हैं कि अगर 250 राज्यसभा की सदस्यों की संख्या है तो इसका आधा होता है 225, और उससे एक ज़्यादा यानी कि 226। अगर 226 मेंबर राज्यसभा के ये इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट कर देते हैं कि उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटना है, तो इसे उनके इफेक्टिव मेजोरिटी कहा जाएगा। लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन ये है कि ऐसा प्रस्ताव लाने से 14 दिन पहले जो उपराष्ट्रपति हैं उनको सूचित करना पड़ता है। अब एक की इम्पोर्टेंट जो कुछ बात इसके अंदर ये है कि जो एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं वो ये, खासकर यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के अंदर, कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए कोई भी ग्राउंड या इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया का कोई वर्णन नहीं है। ना तो इम्पीचमेंट प्रोसेस का है और ना ही कोई ऐसे ग्राउंड बताए गए हैं, आधार बताए गए हैं जिसके आधार पे उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जाए। और अभी जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि जो सीपी राधाकृष्णन और सुदर्शन रेड्डी के बाद जो भी नए उपराष्ट्रपति बनेंगे वो अपने जिस दिन से निर्वाचित किए जाएंगे उससे पूरे 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। और संविधान के अंदर ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है, या अगर हम कहें कि ऐसी कोई पाबंदी नहीं है जो ये बताए कि कोई आदमी कितनी बार इलेक्शन लड़े या कितनी बार उपराष्ट्रपति बन सकता है। तो ये अनलिमिटेड है, एक व्यक्ति चाहे तो कितने भी बार के लिए और कितनी भी उम्र तक उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है। अब बात करते हैं इलेक्शन डिस्प्यूट की। इन केस की उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेके कोई भी तरीके का डिस्प्यूट यानी कि विवाद हो गया तो उस विवाद के निपटारे का दायित्व सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास है। और इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय जो भी निर्णय देगा वो फाइनल डिसीजन है, यानी कि अंतिम निर्णय है और बाध्यकारी है। ऐसा संविधान के अनुच्छेद 21 यानी कि आर्टिकल 71 के अंदर लिखा गया है। और एक बार अगर उपराष्ट्रपति के चुनाव को अवैध यानी कि वॉइड घोषित कर दिया जाता है तो उसके बाद उपराष्ट्रपति के द्वारा किए गए कार्य अवैध घोषित नहीं किए जाएंगे, वो वैलिड रहेंगे। हम लोग उदाहरण के तौर पे ऐसा ले सकते हैं कि अगर जगदीप धनखड़ जो हैं उनका इलेक्शन अवैध घोषित हो जाता तो उनके द्वारा लिए गए निर्णय सभी वैध माने जाएंगे, ना कि अवैध, यानी कि वो सब लीगल ग्राउंड पर स्टैंड करेंगे। इसके अलावा उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर
चैलेंज नहीं किया जा सकता कि इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो कंप्लीट नहीं था, यानी कि निर्वाचक मंडल की संख्या अधूरी थी, यानी कि निर्वाचक मंडल के अंदर अगर कितने भी सदस्य हैं वो पूरे नहीं हैं तो ये जो है ये ग्राउंड इलेक्शन को चैलेंज करने के लिए वैलिड नहीं माना जाएगा कोर्ट में। अब बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति का पद किस किस तरीके से खाली हो सकता है। तो वो उसके 5 या 6 ग्राउंड बनते हैं। सबसे पहले अगर उपराष्ट्रपति के अपने पद पर रहते हुए 5 साल हो जाए। दूसरा है वो रेजिग्नेशन दे दें जो कि राष्ट्रपति को संबोधित होगा। तीसरा है उनको रिमूव कर दिया जाए, जैसा कि 14 दिन के प्रायर नोटिस के बाद राज्यसभा कर सकती है, या उनकी डेथ हो जाए। चौथा, अगर वो इनएलिजिबल यानी कि अयोग्य घोषित हो जाए, यानी कि इनके इलेक्शन को जो अवैध घोषित कर दिया जाए। और 5वां ग्राउंड बनता है कि उनको किसी और मेथड से हटा दिया जाए, यानी कि यहाँ पे ध्यान देने लायक बात ये है जो एग्जामिनर पूछ सकता है, यानी कि अच्छे एग्जाम में या अच्छे लेवल का जो क्वेश्चन सेट करते टाइम, कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा कोई भी टाइम लिमिट नहीं दिया गया है कि उपराष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट का जो जब पोस्ट है वो वैकेंट होगी तो कितने टाइम में इलेक्शन करवाना है। जैसे कि एमपी है या एमएलए है या प्रेसिडेंट है, जब उनका पद खाली हो तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये प्रोविज़न है कि 6 महीने के अंदर इलेक्शन हो जाना चाहिए। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के केस में ऐसी कोई भी टाइम लिमिट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बाहर नहीं करती, या उनको कोई ऐसी मजबूरी उनकी नहीं है कि इस टाइम पीरियड के अंदर उनको इलेक्शन करवाना होगा। और जो नया वाइस प्रेसिडेंट होगा वो अपने 5 साल पूरे करेगा। हम बात करते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट की पावर और फंक्शंस क्या हैं, यानी कि क्या क्या शक्तियां और दायित्व संविधान ने उनके ऊपर आरोपित किए हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंडेशन उनकी क्या है, उनकी ड्यूटीज़ को लेके 2 फोल्ड, यानी कि 2 काम कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको दिए हैं। पहला काम जो उनका मुख्य काम वही है कि वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन यानी कि पदेन सभापति होंगे राज्यसभा के, यानी कि सर्वोच्च सदन के। अब एक्स ऑफिशियो वर्ड जो है ये उसके चीज़ को डेनोट या उसके संदर्भ में यूज़ किया जाता, प्रयोग किया जाता है कि जहाँ पे कोई व्यक्ति किसी पद पर सिर्फ इसीलिए बैठता है क्योंकि वो एक्स कंडीशन फुलफिल करता है। यानी कि भारतीय राज्यसभा के संबंध में ये लिखा गया है कि भारतीय राज्यसभा का जो ऊपरी सदन संसद का उसका सभापति वो व्यक्ति होगा जो उपराष्ट्रपति के पद पर होगा। यानी कि उपराष्ट्रपति पद के जो राज्यसभा के सभापति हैं उस पद के लिए कोई चुनाव नहीं होता है, उस पद पर वही व्यक्ति बैठता है जो उपराष्ट्रपति हो। और ऐसा करते समय उपराष्ट्रपति जो हैं उनको लोकसभा के स्पीकर की तरह काम करते हैं, और ये ड्यूटी जो है वो अब अमेरिकन उपराष्ट्रपति यानी कि अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट से ली गई है। और दूसरा काम जो उनका दिया गया है वो एक्टिंग प्रेसिडेंट का है, यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे। और वो 2 स्थितियों में ऐसा पद ग्रहण करते हैं, पहला जब राष्ट्रपति का पद खाली हो, और दूसरा जब राष्ट्रपति किसी कारण से एब्सेंट हो यानी कि अनुपस्थित हो। और जब राष्ट्रपति की जब पद खाली हो, यानी कि राष्ट्रपति का पद खाली के होने के कई कारण हो सकते हैं, उनकी मृत्यु हो जाना, इम्पीचमेंट हो जाना या अन्य कारणों से, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पे कार्य करते हैं। और ऐसा वो अधिकतम 6 महीने तक कर सकते हैं, और इन 6 महीनों के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर जब राष्ट्रपति अनुपस्थित रहते हैं किसी भी कारण से, बीमारी से, विदेश यात्रा है या उनकी अक्षमता है, तो ऐसे समय में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति प्रेसिडेंट का काम देखते हैं, और तब तक देखते हैं जब तक राष्ट्रपति अपने फिर से अपने पद को ज्वाइन नहीं कर देते। और जो उपराष्ट्रपति हैं उनको जो भी सैलरी या एमोलमेंट, भत्ते और परिलब्धियाँ जो भी उनको वेतन मिलता है, सैलरी मिलती है, वो एक उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के तौर पर मिलती है। यानी कि इम्पोर्टेंट बात यह है कि उपराष्ट्रपति को
कोई भी वेतन और भत्ता नहीं मिलता। उन्हें जो भी पैसे मिलते हैं वो राज्यसभा के सभापति होने के तौर पे मिलते हैं। और जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पे कार्य करते हैं तो उनको जो पैसा मिलता है वो राष्ट्रपति के तौर पे कार्य करने का मिलता है। यानी कि ध्यान करने योग्य बात सिर्फ यही है कि उपराष्ट्रपति एकमात्र ऐसा पद है जिन्हें कार्य करने का कोई वेतन नहीं मिलता। और जो भारतीय उपराष्ट्रपति हैं उनका वेतन 2018 के अमेंडमेंट के बाद से उनको 4 लाख रुपए मासिक कर दिया गया है। इसके अलावा उन्हें घर, मेडिकल फैसिलिटीज़, टेलीफोन और ऑफिस इत्यादि की सुविधाएं मिलती हैं। और उनका वेतन जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो आर्टिकल 266 के तहत बने हुई एक निधि है, उसके ऊपर संचित होता है, भारित होता है। और इस निधि के ऊपर यानी कि उपराष्ट्रपति की जो भी वेतन और भत्ते हैं उनकी अपॉइंटमेंट के बाद उसमें किसी भी तरीके का नकारात्मक फेरबदल नहीं कर सकते। यानी कि उनको घटाया या कम करना या किसी भी तरीके से इस तरीके से फेरबदल नहीं कर सकते कि जिससे उपराष्ट्रपति को कोई नुकसान हो। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि उपराष्ट्रपति जो है वो स्वतंत्र होकर अपना कार्य कर सके। अब बात करते हैं कि भारतीय उपराष्ट्रपति की कंपैरिजन की जाती है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से, क्योंकि जहाँ से हमने ये पद लिया है तो उसके मुकाबले में जब हम लोग इसकी तुलना करते हैं यानी कि उसका वजन करके देखते हैं तो भारतीय उपराष्ट्रपति जो हैं वो अमेरिकन उपराष्ट्रपति की तुलना में कहीं हल्के साबित होते हैं या कहीं बौने साबित होते हैं शक्तियों के मामले में। क्योंकि जो अमेरिकन उपराष्ट्रपति है, अगर जब वो राष्ट्रपति की जगह उनका पद संभालते हैं तो वो बचे हुए पूरे टर्म के लिए राष्ट्रपति कहलाते हैं। इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि अगर आज डोनाल्ड ट्रंप की जगह उनको महाभियोग लगा के हटा दिया जाए और उनकी जगह जेडी वेंस जो है वो उनके उपराष्ट्रपति हैं, वो राष्ट्रपति बनेंगे, तो वो डोनाल्ड ट्रंप का बचा हुआ पूरा कार्यकाल तक वो राष्ट्रपति रहेंगे। लेकिन भारत के संदर्भ में जो अगर भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभालता है तो वो मैक्सिमम 6 मंथ के लिए होती है। इसके अलावा भारतीय उपराष्ट्रपति के पास कोई बहुत अधिक अधिकार और शक्तियां नहीं दी गई है। तीसरा, जो भारतीय राज्यसभा है उसके अंदर राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व है, यानी कि अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है और वो एक कमज़ोर सदन है। इसीलिए भारत के उपराष्ट्रपति को अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट की एक हिज सुपर क्लोज हाइनेस कहा जाता है, यानी कि ये उसकी एक शैडो मात्र है, यानी कि इतने अधिकार और पावर इसको नहीं दिया गया है। कुछ इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ की तरफ देख लेते हैं जो इस पद पर सुशोभित रही हैं, जिसमें श्री राधाकृष्णन है, एस राधाकृष्णन, एम हिदायतुल्ला, शंकर दयाल शर्मा। ये कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं जो यूनानिमसली यानी कि निर्विरोध जीती गई थी, कोई इलेक्शन इनका नहीं हुआ। हामिद अंसारी जो 10 साल तक यूपीए सरकार में वाइस प्रेसिडेंट रहे, वो अपने पद से हटने के बाद अपने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के लिए न्यूज़ में रहे हैं। वहीं जगदीप धनखड़ जो है उनको भी स्वास्थ्य कारणों के आधार पर उन्होंने इस्तीफा दिया है, लेकिन इसको लेकर राजनीति तेज है, समान रहे हैं कि उनसे इस्तीफा लिया गया है। और वहीं भैरव सिंह शेखावत जो राजस्थान से आते थे वो बहुत महत्वपूर्ण राजस्थान की राजनीति में अपना प्रभाव रखते थे। अब कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से ऐसी बात नहीं है कि ये चीज़ ऐसी रही है, कुछ डेवलपमेंट हुई है, कुछ बदलाव आए हैं। जैसे कि शुरू में उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों की जॉइंट मीटिंग यानी कि संयुक्त बैठक के अंदर होता था, लेकिन 11वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1961 से इस प्रोविज़न को ख़त्म कर दिया गया है। उसके अलावा जो कृष्णकांत उपराष्ट्रपति थे वो पहले ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनकी अपने पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद ये भी अपने पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हुई। अब भारतीय उपराष्ट्रपति की इम्पोर्टेंस क्या है, यानी कि इनका
इसलिए ये पद ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहली बात तो ये जो राज्यसभा ऊपरी सदन है संसद का, उसके पदेन सभापति यानी कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है। इसके अलावा ये एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पे भी काम करते हैं, यानी कि जब राष्ट्रपति का पद खाली हो या वो अनुपस्थित हो तो ये उस पद को भरते हैं। ये भी कह सकते हैं कि वो यूनियन एग्जीक्यूटिव है, यानी कि केंद्र की जो सरकार है उसको उसमें निरंतरता बनाए रखते हैं। इसके अलावा पार्लियामेंट्री इंटीग्रिटी यानी कि संसद की सत्यनिष्ठा और उसकी मर्यादा को बनाए रखने में इनका योगदान है। एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है उपराष्ट्रपति का। और साथ ही साथ ये फेडरल स्ट्रक्चर यानी कि जो संघवाद है उसमें एक बैलेंसिंग व्हील की तरह काम करते हैं और राज्य के हितों का संरक्षण करते हैं। राज्यसभा के पदेन सभापति होने के कारण इनका काम इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि कई बार कुछ निर्णय जो लोकसभा जल्दबाजी में पारित कर देती है, तो जब तक इनकी सहमति ना हो तो वो कानून नहीं बनता है। इनका कानून बनने की सहमति देने में महत्वपूर्ण योगदान है। अब इसी बीच कुछ क्रिटिसिज्म भी है, कुछ आलोचनाएं भी इस पद की होती रही हैं। पहली आलोचना तो ये है कि इनके पास इतनी पावर और शक्तियाँ नहीं हैं। दूसरा, ये लोग यानी कि उपराष्ट्रपति का पद संसद पर बहुत अधिक मात्रा में या बहुत हद तक निर्भर करता है, क्योंकि इनके इलेक्शन में, अपॉइंटमेंट में, रिमूवल में संसद का महत्वपूर्ण योगदान है। तीसरा ये है कि कई बार इनको जब दोहरा रोल दिया जाता है कि वाइस प्रेसिडेंट का और चेयरमैन ऑफ द हाउस यानी कि सभापति जो है ये राज्यसभा के, तो दो रोल होने के कारण कई बार ये दुविधा में हो जाते हैं, यानी कि इनके कार्य करने की क्षमता पर दुष्प्रभाव पड़ता है। फिर एक और चौथा एक्सक्यूज ये है कि इस पद पर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यानी कि राजनीतिक प्रभाव बहुत ज़्यादा है, यानी कि जो केंद्र में जो भी सरकार प्रभावी होती है वो इस पर अपना प्रभाव डालती है। और यही कारण बताया जा रहा है अभी कि इसी प्रभाव के कारण जगदीप धनखड़ जी को इस्तीफा देना पड़ा है। पांचवा कारण ये है कि ये एक तरीके से एक पार्किंग लॉट है, यानी कि जो भी राजनेता वो चुनाव नहीं जीत पाते हैं या जिनकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है मुख्यमंत्री या कोई बड़ा मंत्री पद पाने की, तो उनको संतुष्ट करने के लिए इस पद पे बढ़ा दिया जाता है। भैरव सिंह शेखावत जो है वो इसका एक उदाहरण माने जाते रहे हैं कि उनको केंद्र की राजनीति में भेजा गया था वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, और इत्यादि कुछ अन्य कारण है। तो ये जो इस प्रकार हमने भारतीय उपराष्ट्रपति पद के बारे में देखा, ये जो भी कंटेंट हमारा था हम अपने टेलीग्राम चैनल पे इसको PDF फॉर्मेट में अपलोड कर देंगे, और उसका लिंक जो है टेलीग्राम ग्रुप का इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अभी जो ये वीडियो थी हमारी सिर्फ इंग्लिश में स्लाइड या कंटेंट आपको दिखा है। आगे जो भी कंटेंट हम लेके आएंगे वो बाइलैंग्वेज होगा, यानी कि दोनों भाषाओं में होगा। और आगे से हम लोग ये प्रयास भी करेंगे कि इसी स्लाइड के आखिर में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण फैक्ट्स और PYQ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों आ गए, वो प्रोवाइड किए जाएँ। तो इस वीडियो पे आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए और आप बताइए कि आपको ये कैसा लगा और किस तरीके से हम लोग इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।